हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास का टॉपिक होने वाला है समुद्रगुप्त, यानी कि आज की इस वीडियो में हम सभी समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में समुद्रगुप्त का नाम लिया जाता है और आज की इस वीडियो में हम सभी समुद्रगुप्त के ही शासनकाल के बारे में जानने वाले हैं। परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उम्मीद यही करूंगा कि आप ये क्लास लास्ट तक देखेंगे और अगर आपने ये वीडियो एक बार अच्छे से देख ली तो फिर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अन्य क्लास देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आदित्य बैच चल रहा है, इसकी क्लास नंबर 39 है आज, और हम पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में। पिछली वाली क्लास में हम सभी ने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लिया था, जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। इन्हीं चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र हुआ जिसका नाम है समुद्रगुप्त। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त की तो आप हेडिंग डाल लेंगे भैया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो ये 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन करता है। 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ये इसका टेन्योर रहा, यानी कि इतने समय तक समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश में शासन किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इनका शासन काल है। ओके, तो अब हम जानना शुरू करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो आप भी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप नोट करते हुए भी चलिए। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? तो भैया चंद्रगुप्त प्रथम ही था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक था, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र हुआ जिसका नाम था क्या भैया? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इतनी चीजें नोट करिए कि चंद्रगुप्त प्रथम के ही पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था, या आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था और इन्हीं कुमार देवी का पुत्र था कौन? समुद्रगुप्त। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था। आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था, तो आप कहेंगे इनकी माता का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी समुद्रगुप्त जी की माता का नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कुमार देवी किसकी पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त ने खुद को लिच्छवी दौहित्र कहा है। क्या कहा है भैया? तो लिच्छवी दौहित्र कहा है, और इसी बात से पता चलता है कि समुद्रगुप्त कुमार देवी का ही पुत्र था। किस बात से पता चलता है? तो जो ये समुद्रगुप्त था इसने स्वयं को क्या कहा? तो आप कहेंगे भैया समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा। समुद्रगुप्त ने स्वयं को क्या कहा? तो आप कहेंगे लिच्छवी दौहित्र। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा था? तो वो भैया समुद्रगुप्त ने कहा था। क्यों कहा था भैया? तो लिच्छवी, आप जानते हैं कि लिच्छवी वंश है एक, और जो वज्जी संघ होता है, या आप कहेंगे वज्जी महाजनपद वैशाली के लोग प्रायः लिच्छवी होते हैं, और इन्हीं लिच्छवियों का दौहित्र यानी कि नाती, यानी कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवियों का नाती कहा। दौहित्र का हिंदी में अर्थ होगा भैया नाती, यानी कि दौहित्र का अर्थ होता है क्या? नाती इसका अर्थ होता है। यानी कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवियों का नाती कहा था। क्या कहा था भैया? तो लिच्छवियों का नाती कहा था। अब क्योंकि जो कुमार देवी थी वो लिच्छवी वंश के ही रहने वाली थी, इसलिए यह माना गया, क्योंकि इसने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा, इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि समुद्रगुप्त
कुमार देवी का ही पुत्र था, क्योंकि ये लिच्छवी वंश से बिलोंग करती थी। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ये एक तरह की उपाधि है, ध्यान रखिएगा कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया, तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो एक महंतम शासक था भैया। महंतम शासक कहा जाता है किसे, तो समुद्रगुप्त को गुप्त काल का महंतम शासक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम कांच था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस शासक के बचपन का नाम कांच था। तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त के बचपन का नाम, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम क्या था भैया, तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, समुद्रगुप्त जो था बहुत ही विद्वान था। ये बात आप ध्यान लिखिएगा कि समुद्रगुप्त बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। समुद्रगुप्त बहुत ही योग्य विद्वान तथा कुशल शासक था, तथा कुशल शासक था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसने साम्राज्य का खूब ज्यादा विस्तार किया। इसने गुप्त वंश के साम्राज्य का खूब ज्यादा विस्तार किया। साम्राज्य का खूब विस्तार किया। ये बात आप लिख लीजिएगा कि समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश के साम्राज्य का खूब विस्तार किया। इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो इस बात की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से भी मिलती है। इसकी बात अभी हम करने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ अभियानों के बारे में जान लेते हैं। किसके अभियानों के बारे में, तो समुद्रगुप्त के युद्ध अभियानों के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त के युद्ध अभियानों की, तो आप यहां पर लिखेंगे समुद्रगुप्त के युद्ध अभियान। समुद्रगुप्त के युद्ध अभियान। समुद्रगुप्त के द्वारा कुछ युद्ध अभियान किए गए थे जो महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं युद्ध अभियान की, तो समुद्रगुप्त एक बहुत ही महान शासक था। मैंने बताया बहुत ही विद्वान था, संगीत प्रेमी था, कुशल एवं पराक्रमी शासक था। इसलिए इसने गुप्त वंश की सीमाओं का खूब ज्यादा विस्तार किया। और इस बात से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने सीमाओं का बहुत ज्यादा विस्तार किया था। इसकी जानकारी कैसे मिलती है, तो ऐसा मिलता है वर्णन कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। लिखिएगा, उत्तर भारत को हम आर्यावर्त भी कह देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं लिखूं तो आप लिखेंगे साथ में कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की अगर मैं बात करूं तो आर्यावर्त कहने का मतलब है नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत की आर्यावर्त की 9 शासकों को पराजित किया था। 9 शासकों को पराजित किया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था और पूरे उत्तर भारत पर इसने अपनी सीमा का विस्तार किया था, यानी कि पूरा नॉर्थ इंडिया समुद्रगुप्त के कब्जे में आ गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था, या आप कहेंगे समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था, उन पर अधिकार प्राप्त किया था। आप लिखेंगे समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। तो
तो देखिए ये बहुत ही महान शासक था, इतना शक्तिशाली था कि इसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों 12 शासकों को पराजित कर लिया था और उन पर अधिकार ग्रहण कर लिया था। उत्तर भारत के इसने 9 शासकों को पराजित किया और उत्तर भारत में गुप्त वंश की, गुप्त साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत के 12 शासकों को इन्होंने पराजित तो किया था, लेकिन वहां पर समुद्रगुप्त ने शासन नहीं किया था। उन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया, फिर राज्यों को, शासकों को वापस लौटा दिया। ये दक्षिण भारत के राज्यों को सिर्फ क्या करते थे, जीतते थे और फिर शासक को वापस कर देते थे। कहते थे कि तुम मुझे सालाना कर दिया करोगे, यानी कि सालाना राजस्व मुझे भेजा करोगे, बस इतना ही करना है। यानी कि समुद्रगुप्त की नीति क्या थी दक्षिण भारतीयों के लिए? तो दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने 3 नीतियां अपनाई थी। ये बात आप लिख लीजिए कि दक्षिण राज्यों के लिए समुद्रगुप्त ने 3 नीतियां अपनाई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दक्षिण राज्यों के लिए समुद्रगुप्त ने 3 नीतियां अपनाई थी। 3 नीतियां अपनाई थी। वो कौन कौन सी नीतियां थी आप लिखते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूं उन नीतियों की, तो पहला तो हो गया नीति ग्रहण। पहली नीति थी ग्रहण। अगर मैं ग्रहण की बात करूं, यानी कि पहले राज्यों को जीतना, जो मैं बता रहा हूं ये दक्षिण राज्यों के लिए समुद्रगुप्त की नीतियां थी। यानी कि समुद्रगुप्त क्या करता था कि दक्षिण के राज्यों को विजय करने के लिए उसने 3 नीतियां बनाई थी। वो तीनों नीतियां कौन कौन सी थी? तो पहली नीति थी ग्रहण, यानी कि शत्रु राज्य को, ये सिर्फ दक्षिण भारत के शासकों के लिए थी। इसका अर्थ था कि शत्रु राज्य को जीतना, शत्रु राज्य पर अधिकार करना। ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आप उस पर अधिकार कर लें। तो शत्रु राज्य पर अधिकार करना पहली नीति थी। यानी कि समुद्रगुप्त की दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए जो पहली नीति थी वो क्या थी कि शत्रु राज्य जो है, यानी कि दक्षिण भारतीय जो राज्य है उन पर अधिकार कर लो। वो थी ग्रहण की नीति। दूसरी नीति क्या थी भैया? तो वो थी मोक्ष। मोक्ष यानी कि शासकों को आजाद कर देना या राज्यों को स्वतंत्र कर देना। शासकों को आजाद कर लेना थी, क्या थी भैया? मोक्ष वाली नीति थी। यानी कि शत्रुओं को, जो शत्रु शासक हैं, शत्रुओं को आजाद करना या स्वतंत्र करना, आजाद या स्वतंत्र करना, ये थी उसकी दूसरी नीति। और तीसरी नीति क्या थी? तो वो थी भैया अनुग्रह की नीति। अनुग्रह की नीति, ये ध्यान रखिएगा, आपको मैं अच्छे से बता देता हूं। अनुग्रह की नीति क्या थी कि पहला तो ये था कि शत्रु पर अधिकार कर लेना, फिर शत्रु को स्वतंत्र कर देना और फिर शत्रु को उसका राज्य वापस कर देना, उसका राज्य वापस कर देना। अगर आपसे कोई पूछे कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के लिए कौन सी नीतियां अपनाई, तो उसने 3 नीतियां अपनाई थी। ग्रहण की नीति, मोक्ष की नीति और अनुग्रह की नीति। ग्रहण की नीति कहती है कि पहले भैया आप क्या करो कि शत्रु राज्य पर अधिकार कर लो। कोई क्या है, क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर पहले क्या करो, अधिकार कर लो, इसे जीत लो। जीत लिया भैया, तो जीत लोगे तो शासक को कैद कर लोगे। फिर क्या करो कि जो शत्रु है, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है, जो इसका शासक था, उसे फिर स्वतंत्र कर दो, उसे छोड़ दो और फिर उसे उसका राज्य वापस लौटा दो। यही थी उसकी क्या भैया, दक्षिण भारत की नीति। और इसी नीति के चलते उसने क्या किया था कि दक्षिण भारत राज्यों को विजय किया और फिर उन राज्यों को, उन शासकों को वापस लौटा दिया था। बस ये क्या करता था कि दक्षिण भारतीय राज्यों से सालाना कर लेता था, एक राशि लेता था कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र छोड़ा है तो इतनी राशि मुझे दे दिया करो, जब मुझे जरूरत हो तो मेरी सहायता कर दिया करो, मैं तुम्हें सीधे रूप से नियंत्रित नहीं करूंगा। कहने का मतलब कि समुद्रगुप्त ने
दक्षिण भारतीय राज्यों को सीधे रूप से नियंत्रित नहीं किया था, उसने शासन सिर्फ उत्तर भारतीय राज्यों पर ही किया, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों से वो सालाना कर लिया करता था। उसे अभी हम लिखेंगे, मैं इसे इरेज करता हूं, फिर आगे की चीज। चलिए बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। मैं इसे इरेज करता हूं और फटाफट हम आगे की चीजों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने ये तीनों नीतियां आपको बता ही दी है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। बेहतर तरीके से समझते हुए चलिए, सारी चीजें मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हुआ चलूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप एक एक चीज बेहतरीन तरीके से समझने में सफलता हासिल करेंगे। बस आपको क्लास में ही रेगुलर देखनी है और मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। चलिए इरेज हो चुका है जहां तक, फिर बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि समुद्रगुप्त दक्षिण भारतीय राज्यों पर सीधा नियंत्रण नहीं स्थापित करता था। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूं कि समुद्रगुप्त दक्षिण भारतीय राज्यों पर राज्यों पर सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं करता था। सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं करता था। स्थापित नहीं करता था। क्या नहीं करता था भैया? तो सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं करता था, बल्कि उनसे सालाना कर लेता था। बल्कि उनसे वार्षिक कर लेता था। वार्षिक कर लेता था। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि साउथ इंडिया के जितने भी राज्य थे, मान लीजिए ये हमारा भारत देश है, ओके, रुकिए थोड़ा सही से बना देता हूं। ये हमारा इंडिया है समझ लीजिए। तो जो इधर के राज्य थे, दक्षिण भारतीय जो राज्य थे इसके नीचे वाले, तो यहाँ पर वो सालाना, यानी कि उसने जीत तो लिया था पूरे राज्यों को, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ टैक्स कलेक्ट करता था। जीतने के बाद जो यहाँ के शासक थे उन्हें राज्य वापस दे दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि आप वार्षिक तौर पर क्या करेंगे, मुझे टैक्स दे दिया करेंगे, जब मुझे जरूरत होगी तो सेना भी भेज दिया करेंगे, लेकिन मैं सीधा नियंत्रण नहीं करूंगा। जो समुद्रगुप्त था वो शासन सिर्फ कहाँ करता था भैया? तो शासन सिर्फ वो नॉर्थ इंडिया में करता था। नॉर्थ में सिर्फ वो शासन करता था। यहाँ उसने क्या किया था कि सभी राज्यों को जीत लिया था और उन्हें मुक्त कर दिया था, सिर्फ वो टैक्स दिया करते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही समझाने के लिए मैंने आपको इतनी चीजें बताई। ओके, इसके पश्चात हम बात करें कुछ चीजों के बारे में कि समुद्रगुप्त की जानकारी किस चीज से मिलती है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। आप लिखेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी से समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। अगर मैं हरिसेन की बात करूं तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो हरिसेन है ये कौन है भैया? तो ये दरबारी कवि हैं। किसके दरबारी कवि हैं? तो आप कहेंगे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी।
प्रयाग प्रशस्ति में क्या होता है कि वंदना, या आप कह सकते हैं एक तरह की तारीफ की जाती है किसी भी प्रशस्ति में। तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई हर्षेण के द्वारा, इसी से हमें क्या पता चलता है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जो प्रयाग प्रशस्ति का 7वां श्लोक है उससे हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में। ओके, तो आप लिख लीजिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक से, आप लिखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक से, प्रयाग प्रशस्ति की 7वें श्लोक से समुद्रगुप्त के क्या पता चलती है, विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति का जो 7वां श्लोक है उससे क्या पता चलता है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में पता चलता है, विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, अभियानों की जानकारी मिलती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति का जो 4था श्लोक है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के 4वें श्लोक से हमें क्या पता चलता है, तो 4वें श्लोक से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बनाने की घटना का वर्णन मिलता है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के 4वें श्लोक में हमें किस बात की जानकारी मिलती है, तो इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाने का वर्णन है। समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाने की घटना का वर्णन, उत्तराधिकारी बनाने की घटना का वर्णन मिलता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें हो गई। अगर मैं बात करूं तो प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का देवता कहा गया है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, देवता नहीं विजेता कहा गया है। वैसे क्या होता है कि जो दरबारी कवि होते हैं, जैसे हर्षेण जो थे, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो ये हमेशा अतिशयोक्ति कर देंगे। पुराने काल में जितनी भी रचनाएं हुई जो दरबारी कवियों के द्वारा की गई, उन्होंने अपने शासकों के बारे में बहुत ज्यादा क्या किया कि अतिशयोक्ति कर दिया, बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। ठीक उसी प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति में क्या है कि समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है। ऐसा नहीं संभव है कि वो उसने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन जो कवि थे उन्होंने अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति में, आप लिख लीजिएगा प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का देवता कहा गया, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता किसमें कहा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो भैया हर्षेण के द्वारा की गई थी। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है आखिर ये कहाँ पर मुद्रित है, तो ये भैया प्रयाग अभिलेख में मुद्रित है, जिसे हम कौशाम्बी का अभिलेख भी कहते हैं। हम प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा वीडियो में दिक्कत हो गई, टेक्निकल इशू आ गया, इसलिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे थे, मैं आपको बताने वाला हूँ प्रयाग प्रशस्ति किस अभिलेख में मुद्रित है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसे हर्षेण ने लिखा है वो किस अभिलेख, किस स्तंभ लेख में मुद्रित है। तो अगर मैं बात करूं, जो हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी समुद्रगुप्त के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम कहते हैं,
यह किस अभिलेख में स्थित है भैया, या किस अभिलेख में यह लिखी गई है? तो ये भैया अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में लिखी गई है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में लिखी गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है वो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में मुद्रित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी अभिलेख में। और ये वही कौशाम्बी अभिलेख है जिसे अकबर के द्वारा, ये जो कौशाम्बी अभिलेख था इसे अकबर के द्वारा क्या किया गया था कि अकबर के द्वारा इलाहाबाद में स्थापित करा दिया गया था। अकबर के द्वारा प्रयागराज में, वर्तमान नाम क्या है भैया इलाहाबाद का? प्रयागराज। तो प्रयागराज में स्थापित करा दिया गया था, स्थापित करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, करवाया गया था। ओके, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसमें लिखी गई है भैया? तो ये अशोक के कौशाम्बी वाले अभिलेख में लिखी गई है जिसे अकबर ने प्रयागराज में स्थापित करवा दिया था, इसलिए कौशाम्बी अभिलेख को हम प्रयाग अभिलेख भी कह देते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, मैं बात करूं जो ये अकबर का कौशाम्बी अभिलेख है इसमें कई सारे शासकों का जिक्र मिलता है या वर्णन मिलता है। इसमें कई सारे शासकों ने अपने अपने बारे में मुद्रित करवाया है। वो बात आप ध्यान रखिएगा कि जो कौशाम्बी अभिलेख है इसमें किन किन शासकों की जानकारी मिलती है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भैया अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है ये सम्राट अशोक मौर्य वंश वाले हैं। तो सम्राट अशोक ने ये अभिलेख बहुत सालों पहले लिखवा दिया था। तो जो नए नए शासक आए उन्होंने अपने बारे में कुछ चीज़ें इसमें और लिखवाई, एडिशनल चीज़ें ऐड करवाई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कौशाम्बी अभिलेख में कई सारे शासकों का वर्णन मिलता है, जैसे कि एक तो आप जानते ही हैं सम्राट अशोक का वर्णन मिलता ही है क्योंकि इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा ये अभिलेख स्थापित करवाया गया था। इसके बाद मैं बात करूं तो इसमें भैया समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति इसी में लिखी गई है, तो समुद्रगुप्त की भी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे भैया अकबर की जानकारी इसमें मिलती है। अकबर के बाद आप देखेंगे तो जहांगीर की जानकारी इसी अभिलेख में मिलती है। और इसके साथ साथ भैया बीरबल की भी जानकारी इसी अभिलेख में मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बीरबल की भी जानकारी इसी अभिलेख में मिलती है। यानी कि जो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है उसमें इतने शासकों का वर्णन मिल जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगर मैं बात करूं, मैंने बताया कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी का विजेता कहा गया है, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त के लिए एक कथन भी कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। आपसे पूछा जाएगा कि किस शासक को कहा गया है कि किसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, तो वो था समुद्रगुप्त। आप लिख लीजिएगा कि समुद्रगुप्त का घोड़ा, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। 3 समुद्रों का पानी पीता था, का पानी पीता था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका कहने का मतलब क्या था कि आप देखेंगे कभी भी इंडियन मैप को, तो इंडियन मैप अगर ऐसा रहता है तो इधर आपका, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, उतना एग्जैक्ट नहीं बनाऊंगा, इधर आपका अरब सागर हो जाता है, नीचे की तरफ क्या हो जाता है, हिंद महासागर हो जाता है, और इधर हो जाती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इतनी चीज़ आपको पता होगी। तो यही कहा गया कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था, यानी कि अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का और हिंद महासागर का। क्यों कहा गया? तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका घोड़ा सच में जाता था पानी पीने। इसका कहने का मतलब ये है कि समुद्रगुप्त जो था, इसका राज्य जो था, यानी कि इसके साम्राज्य का विस्तार क्या था, पूरे दक्षिण भारत में भी था, क्योंकि पूरा दक्षिण भारत आ जाता है समुद्र के किनारे। तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य था कि जो जितने भी तट रेखीय राज्य थे, पूरा साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था, यानी कि तीनों समुद्रों की सीमाओं तक समुद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था। इसीलिए कहा गया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। यानी इसके कहने का अर्थ क्या है भैया? अर्थात समुद्रगुप्त के
सामने संपूर्ण दक्षिण भारत नतमस्तक था। आप लिख लेंगे कि समुद्रगुप्त के सामने, समुद्रगुप्त के सामने संपूर्ण दक्षिण भारत नतमस्तक था। संपूर्ण दक्षिण भारत नतमस्तक था, नतमस्तक था। मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था और दक्षिण भारत पर पूरा साम्राज्य विस्तार किया था। हालांकि बाद में उन्होंने क्या किया कि उन राज्यों को वापस लौटा दिया और उनसे सालाना कर ले लिया करता था। तो 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी बेहतर तरीके से। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट शासक है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त ने कई सारे प्रकार के सिक्के चलवाए थे। समुद्रगुप्त के द्वारा चलवाए गए सिक्कों के बारे में आप लिखेंगे समुद्रगुप्त के द्वारा चलवाए गए सिक्के। कुछ प्रमुख सिक्के हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा। तो अगर मैं बात करूं तो समुद्रगुप्त ने मुख्यतः 6 प्रकार के सिक्के चलवाए थे अपने शासन के दौरान। उनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये वाला सिक्का किसने चलवाया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त की, तो पहला आप लिखेंगे कि इन्होंने गरुड़ ध्वज प्रकार के सिक्के चलवाए थे। गरुड़ ध्वज प्रकार के सिक्के चलवाए थे। यहाँ स्पेस कम है, मैं इरेज कर देता हूँ एक बार इन सारी चीज़ों को। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में, क्योंकि इधर स्पेस कम हो जाएगा। तो आपने हेडिंग डाल ही ली होगी कि इन्होंने कुछ सिक्के चलवाए थे, वो हेडिंग डाल लीजिएगा। मैं यहाँ से नीचे से कंटिन्यू करता हूँ सारी चीज़ें, ओके, बेहतर तरीके से। तो अगर मैं बात करूं आगे की चीज़ों के बारे में दोस्त, तो मैंने बताया कि समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के चलवाए थे। तो पहला सिक्का जो था, आप हेडिंग डाल लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिक्कों की चर्चा करता हूँ। एक तो इन्होंने भैया गरुड़ ध्वज प्रकार के सिक्के चलवाए थे। गरुड़ ध्वज प्रकार के सिक्के चलवाए थे समुद्रगुप्त ने। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इन्होंने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। धनुर्धारी को सिक्के चलवाए हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलवाए थे समुद्रगुप्त ने। इन्होंने परशु प्रकार के सिक्के चलवाए थे। परशु प्रकार के सिक्के चलवाए थे समुद्रगुप्त ने। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी चलवाए थे। अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के चलवाए थे। समुद्रगुप्त ने वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलवाए थे। वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलवाए थे। तो आप देखेंगे गरुड़ ध्वज प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा चलवाए जाएंगे। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए जाएंगे। परशु प्रकार के सिक्के चलवाए जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के चलवाए जाएंगे और वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलवाएंगे। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अश्वमेध प्रकार के सिक्के, ओके। और इसके साथ साथ व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के भी समुद्रगुप्त ने चलवाए थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। भैया ये जो गरुड़ ध्वज प्रकार के सिक्के थे, इसमें क्या था कि समुद्रगुप्त के द्वारा नागवंशीय शासकों को पराजित करने की घटना का वर्णन था। यानी कि जब समुद्रगुप्त ने नागवंशीय शासकों को पराजित किया था, तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने गरुड़ ध्वज प्रकार के सिक्के चलवाए थे। तो आप लिख लेंगे कि समुद्रगुप्त ने नागवंशीय शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, नागवंशीय शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में क्या किया था भैया? तो करने के उपलक्ष्य में गरुड़ ध्वज प्रकार के सिक्के चलवाए थे।
अच्छा, जो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के थे इसमें क्या था, तो इसमें नागवंशी शासकों का भी चित्रण भी मिलता है। समुद्रगुप्त के द्वारा नागवंशी शासकों को क्या किया गया था, पराजित किया गया था, तो इसका चित्रण भी मिलता है, मुद्रण भी मिलता है। तो इससे उपलक्ष्य में उन्होंने गरुड़ध्वज प्रकार के सिक्के चलवाए थे। धनुर्धारी प्रकार में क्या है कि समुद्रगुप्त को धनुष बाण के साथ दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को धनुष बाण के साथ दिखाया गया है, धनुष बाण के साथ मुद्रित किया गया है, के साथ मुद्रित किया गया है। मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। साथ मुद्रित किया गया, यानी कि इसमें धनुष बाण के साथ समुद्रगुप्त का चित्रण मिलता है, इसलिए इसे धनुर्धारी प्रकार कहा गया। परशु प्रकार में क्या है कि समुद्रगुप्त क्या है, परशु धारण किए हैं, परशु धारण किए हैं, धारण किए हैं। भगवान परशुराम को आप सभी जानते होंगे, भगवान परशुराम परसा लिए होते हैं, वही परशु धारण किए हैं समुद्रगुप्त। तो इसका चित्रण जिस सिक्के में मिला उसे हमें परशु प्रकार के सिक्के में कहा गया। अश्वमेध में क्या है कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। वीणा वादन में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, बजाते हुए दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, आप लिख लीजिएगा लॉन्ग से। और इसमें भैया समुद्रगुप्त को शिकार करते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को शिकार करते दिखाया गया है, शॉर्ट में लिख देता हूं, करते दिखाया गया है। आप लिख लेंगे कि व्याघ्रहनन प्रकार के सिक्कों में समुद्रगुप्त को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी बेहतर तरीके से। इसके बाद मैं बात करूं तो समुद्रगुप्त ने कुछ उपाधियां भी धारण की थी जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कुछ उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए और परीक्षा में इनसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधियां कौन कौन सी हैं, तो भैया इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की, तो कविराज की उपाधि धारण की। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पराक्रमांक की उपाधि भी समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली शासक था, पराक्रमी शासक था, तो इन्होंने पराक्रमांक की उपाधि धारण की। कविराज की उपाधि इसलिए धारण की क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बहुत ही विद्वान थे। भारतीय इतिहास के सबसे विद्वान शासकों में नाम लिया जाता है समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त क्या था भैया, तो इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की, पराक्रमांक की उपाधि धारण की, इन्होंने अप्रतिरथ की उपाधि भी धारण की, इन्होंने व्याघ्र पराक्रमांक की उपाधि भी धारण की, व्याघ्र पराक्रमांक की उपाधि भी धारण की। इसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्त, तो इन्होंने एक उपाधि और धारण की थी जिसे हम कहते हैं परम भागवत। परम भागवत, आपसे पूछा जाए कि परम भागवत की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। और कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त ने धारण की थी। लिच्छवी दौहित्र की उपाधि भी किसने धारण की थी भैया, तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। मैंने बता दिया है शुरुआत में ही, लेकिन फिर से लिख लीजिए, लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा भैया। ये संगीत के बहुत ज्यादा प्रेमी थे, इसलिए आप देखेंगे कि इन्होंने एक सिक्का भी चलाया था, वीणा वादन प्रकार का सिक्का चलवाया था। क्यों चलवाया था, क्योंकि इस सिक्के में क्या है कि इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी थे। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो जो समुद्रगुप्त थे बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। वो कौन सी पुस्तक है भैया, तो कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र, कृष्ण चरित्र पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है भैया, तो इसके लेखक है समुद्रगुप्त। इससे पता चलता है कि ये कितने ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे। तो यानी कि साहसी होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा विद्वान भी थे। इसके लेखक कौन है भैया, आपसे पूछा जाए, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कृष्ण चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे कृष्ण चरित्र पुस्तक के लेखक हैं समुद्रगुप्त। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। तो आप लिखेंगे कि समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु
को संरक्षण प्रदान किया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि बौद्ध भिक्षु व सुबंधु को संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो वो प्रदान किया था समुद्रगुप्त ने। अच्छा, समुद्रगुप्त के ही शासनकाल में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की क्या मांगी थी, अनुमति मांगी थी, और समुद्रगुप्त ने ये अनुमति दे दी थी। तो आप लिखेंगे भैया कि समुद्रगुप्त के शासन में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ ये गया स्थान है, ध्यान रखिएगा, गया जिसे हम बोध गया भी कहते हैं, तो गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसी के शासनकाल में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने भारतीय इतिहास के किस शासक के शासनकाल में गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो वो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के ही शासनकाल में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, और आगे चलकर यही बौद्ध मठ एक बौद्ध विहार के रूप में प्रसिद्धि पाएगा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट नोट करिए, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, फटाफट इतनी चीजें नोट कर चुके होंगे। अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको और लिखा देता हूँ, इसे इरेज करके। इतनी चीजें मैं इरेज कर यहाँ पर कुछ चीजें एडिशनल जो छूट गई हैं उन्हें मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने क्या कहा था, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने कहा कि जो समुद्रगुप्त को क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा। परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन। आप लिखेंगे कि B.A. स्मिथ नाम के एक क्या है भैया, तो ये इतिहासकार हैं। जो ये B.A. स्मिथ जी हैं, ये एक इतिहासकार हैं, और इनके द्वारा क्या कहा गया भैया कि B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन यूरोप का एक बहुत ही महान शासक हुआ करता था, तो उसी की उपाधि B.A. स्मिथ ने भारत में समुद्रगुप्त को दी, क्योंकि ये अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे और साम्राज्य का खूब ज़्यादा विस्तार किया। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था और साम्राज्य का खूब ज़्यादा विस्तार किया था, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन ने किया था। इसलिए B.A. स्मिथ जो इतिहासकार हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन भारत के किस शासक को कहते हैं, तो वो है समुद्रगुप्त। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक विस्तारित था, अगर इस बात की अगर मैं बात करूं तो समुद्रगुप्त का साम्राज्य भैया उत्तर में हिमालय से लेकर हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, यानी कि जो समुद्रगुप्त का साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक क्या था, विस्तारित था। अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर
खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक क्या था भैया, विस्तारित था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक क्या था, विस्तारित था। इसके क्षेत्र में जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर वाला इलाका, सिंध का क्षेत्र और गुजरात छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत समुद्रगुप्त के शासन में आता था। इसका साम्राज्य इतना ज़्यादा विस्तारित था। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने बेहतर तरीके से समुद्रगुप्त को बेहतर तरीके से आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कुछ चीज़ें अगर बच गई होंगी तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन समुद्रगुप्त यहाँ पर एकदम बेहतर तरीके से आप पढ़ चुके हैं। एक भी टॉपिक नहीं बचा होगा। बेहतर तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।